वेलकम माई सेल्फ नीतू। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन मत दिया करो क्योंकि हम आपको जानते हैं, तो मैं उनको बोल दूं कि अभी इतना लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो जो न्यू व्यूअर हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं, तो उनको मेरा इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी बता देना ज़रूरी है कि मेरे चैनल पे आपको किस किस टाइप की एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो देखो सोशियोलॉजी का टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ज़्यादातर मैं सोशियोलॉजी के वीडियोज़ बनाती हूँ। हमारा पॉलिटिकल साइंस के हो गए, हमारा जो हिंदी के व्याकरण है, जितना भी संधि समास जो भी है, वो सब मैं वीडियो बनाकर अपलोड भी कर चुकी हूँ। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, ठीक है, तो हर टाइप की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, देखो यूट्यूब पे जो जितने व्यूअर्स होते हैं, सबसे दरख्वास्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हमारे बारे में उनको बताना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो भी नए फर्स्ट टाइम हमको देख रहे हैं, हमारे मटेरियल को, हमारे पढ़ाने के तरीके को जज कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनको हमारा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। ठीक है, एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मुझे आपका पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगा है, सो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको कि थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम भी बताएं कमेंट बॉक्स में और अपनी क्लास भी बता दें। ठीक है, कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हैं, ठीक है, आप जो भी आप कर रहे हो और टॉपिक क्या है, क्योंकि और ऊपर से ये भी बता दूं आपको कि आप कम से कम जो भी टॉपिक आप मुझसे चाहते हो, तो कम से कम 2-3 दिन पहले मुझे ये बता दें कि आपको वो टॉपिक चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चों ने ऐसा किया है कि कल उनका पेपर है और आज उनको रात को उन्होंने बोला है 8 बजे 9 बजे कि मुझे वो टॉपिक चाहिए, तो ऐसे बनाकर एकदम से अपलोड कर देना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको भी पता है कि हर चीज़ को ढूंढना, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके आपको प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कहीं से भी उठा के आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकती हूँ। तो जो भी टॉपिक होता है, कृपया उसको 2 या 3 दिन पहले तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको अच्छे से तैयार करके वीडियो बनाकर अपलोड भी कर सकूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, थंबनेल को देखकर ही आप इस वीडियो को जो है देख रहे हो। आज हम जो बात करेंगे वो है लिबरलाइजेशन की, जिसको हम हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। इसमें हम आज ये चीज़ को बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि जो लिबरलाइजेशन होता है, जो उदारीकरण होता है, उससे बहुत सारे फायदे तो हुए हैं, हमको बहुत सारे फायदे हुए हैं, लेकिन उससे बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको लिबरलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ये कह सकते हो कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है वो क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, हर वीडियो में जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, जो भी टॉपिक है, उसमें मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तब ये जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें करनी है। ठीक है, एक हमें इसका मीनिंग करना है। ठीक है, इस टॉपिक का सबसे पहले हम जो करेंगे कवर वो हो जाएगा मीनिंग, जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं, और दूसरी चीज हमारी जो नॉर्मली है वो है हमारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो इसको हम हिंदी में समस्याएं कह देते हैं। और लास्ट में इसमें क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत इसमें कंक्लूजन भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। देखिए, हर बार क्या होता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है, बच्चों को सब कुछ याद होता है, बुक का सब कुछ याद किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी जब पेपर में उनके पेपर करने के बाद उनके मार्क्स आते हैं बहुत ही कम आते हैं, और बच्चों को हमेशा ही ये शिकायत रहती है कि जी हमको जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा कम दिए गए हैं, हमको मिलने ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि हम तो सारे लेके आए हैं, लेकिन हमको नंबर कम दिए गए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा पेपर सारा सही लिखा है, ठीक है, लेकिन चीज को लिखने का एक तरीका भी होता है, एक पैटर्न भी होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे इस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिबरलाइजेशन की हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा प्रॉब्लम्स लिखना शुरू कर देंगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं। उससे पहले क्या पैटर्न बनता है, उससे पहले आप मुझे बताओ कि लिबरलाइजेशन क्या है। जिस चीज की आप मुझे प्रॉब्लम बता रहे हो, पहले उसको तो बताओ कि लिबरलाइजेशन है क्या। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आपको लिबरलाइजेशन का मीनिंग बताना है कि उदारीकरण आखिर होता क्या है।
और फिर आप उसके प्रॉब्लम्स को शुरू करिएगा, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में डेफिनेशन है, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं, अगर वो है किसी क्वेश्चन में, तो दूसरे नंबर पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो भी चीज आती है। और कंक्लूजन, निष्कर्ष तो आपको पहले से ही पता है कि हमेशा ही ये जो हमारा पॉइंट है वो लास्ट में आता है। और हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन को बच्चे इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं जैसे कुछ ये है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, देखो ये 2 मार्क्स का होता है। जो कंक्लूजन होता है वो हमारा पूरे 2 नंबर का होता है, लेकिन बच्चों की नजरों में बहुत ही कम अहमियत होती है, उसको छोड़ के आ जाते हैं, या बाई चांस भूल जाते हैं तो वो तो चलो भूल गए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि चलो छोड़ा, क्या लिखना है। ऐसा मत करिए। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कंक्लूजन भूल गए हो तो आपके 2 नंबर तो एग्जामिनर खुद ही काट लेगा, और आप फिर कहते हो कि मैं तो सारा लिख के आया था फिर भी नंबर कम आए। देखो, हर बार जो पेपर चेक करता है ना, उसकी गलती नहीं होती है। हम एक तो लिखने का पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं, कंक्लूजन जैसी चीजों को भूल जाते हैं, मीनिंग जैसा जो है बताना भूल जाते हैं, सीधा जो बोला है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इसने यही तो पूछा था, माना कि उसने हमसे प्रॉब्लम नहीं पूछी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सबसे पहले ये बता दें कि उदारीकरण का मीनिंग क्या है। तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ, बच्चे को उस टॉपिक की प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है बल्कि उसे ये भी पता है कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। वो वहीं से खुश हो जाएगा, आपके नंबर बहुत ही अच्छे देगा। वो आपने लिखा तो सही होगा, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको लिखने का एक तरीका होना चाहिए, एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तभी आपको नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर लिखने का पैटर्न नहीं पता है तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, नंबर कट ही जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। ये सब मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को, मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सीधा टॉपिक देखें और चले जाएं। वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, क्योंकि नॉलेज तो हम जिंदगी भर लेते रहेंगे। ये सब चीजें बहुत ही मुश्किल से लोग बताते हैं। मैं इसलिए मेरा मकसद यही है कि आप समझो कि आपको बड़े होते जा रहे हो, बीए में हो या कोई भी एमए, जो भी क्वेश्चन आप, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो वहां पर आपको अभी तक लिखने का पैटर्न तो पता ही होना चाहिए कि आपको पेपर में क्या लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी उदारीकरण ही क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप लिबरलाइजेशन का शब्द को अगर आप उठा के देखते हो तो लिबरलाइजेशन में इसका आधा आधा करोगे तो क्या बन रहा है, लिबरल बन रहा है, ठीक है, लिबरल बन रहा है, जिसका मतलब होता है खुला छोड़ देना। अब वैसे ही आप उदारीकरण जो शब्द है उसको देखो, उदारीकरण के शब्द को आधा आधा करोगे तो क्या निकल के आता है, उदार। उदारीकरण में क्या आता है, उदार निकल कर आया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सीधा ही आप देख सकते हो, ये उदार शब्द हमें देखने को मिल रहा है। और उदार का मतलब क्या होता है, उदार का मतलब होता है दयालु, जो दूसरों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रखता है, पूरी तरह से खुला छोड़ देता है। तो यही कहने का मतलब है, चाहे आप इस शब्द को इंग्लिश में थोड़ा सा अलग करके देख लो या फिर हिंदी में अलग करके देख लो, आपको मीनिंग खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज का मतलब क्या होता है। तो उदारीकरण क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ गैर जरूरी प्रतिबंध या गैर सरकारी प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, वो लगा दिए जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए उदारीकरण का प्रयोग किया जाता है। हमारे उद्योग हैं, हमारा व्यापार धंधा है, वहां पर कितने सारे गैर सरकारी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो उन्हीं को हटाने के लिए उदारीकरण का प्रयोग जो है वो उदारीकरण का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो उसी को ही करने के लिए उदारीकरण का प्रयोग किया गया। इससे क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है वो प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है, यानी कंपटीशन आ जाता है व्यापार में, उसमें बहुत ही खुलापन आ जाता है और बेहतर भी होती हैं चीजें। देखो क्या होता है, अब मैंने यहाँ पर बोला कि कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन बहुत जरूरी है। व्यापार में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो व्यापार अच्छा भी नहीं होगा और उसमें जो भी आप चीज बेच रहे हो उसमें सुधार भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पर नॉर्मल आपको समझा देती हूँ, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। एक मोहल्ला है, वहां पर सिर्फ एक ही दुकान है, तो उसको पता है कि वो जैसा भी सामान रखा है ना, लोग मजबूरी में लेंगे ही उससे, उनको लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद एक और बंदे ने दुकान खोल ली, तो वो क्या करेगा, जिसकी पहली दुकान थी उसने अपना जो भी सामान था उसमें बहुत ही अच्छा उसने लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब उसके सामने कंपटीशन वाला आ चुका है जो कि बहुत ही अच्छा सामान लेकर आया है। अब वो बोलेगा कि इसके पास अच्छा सामान है,
मेरे पास नहीं है तो उसी के पास ये लोग जा रहे हैं खरीदने के लिए। तो जो पहले था, जो सिर्फ अकेला दुकान था, अब वो क्या करेगा, अपने सामान को बहुत ही अच्छा, बेहतर उत्पाद, बेहतर ही जो भी चीज़ बेच रहा है ना, उसको अच्छा ही अच्छा लेके आने की कोशिश करेगा। तो यही चीज़ है कि जब व्यापार में कंपटीशन आ जाता है तो हमें अच्छी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और हमको विकल्प भी तो मिल जाते हैं। पहले लोगों के पास क्या था, सिर्फ एक ही दुकान का ऑप्शन था, वहीं जाना है, जो भी सामान है वहीं लेकर आना है। अब दूसरी दुकान भी आ गई है, अब खरीदारों के पास क्या है, दूसरी चॉइस भी तो आ चुकी है कि ये सामान ज़्यादा खराब बेच रहा है तो हम दूसरे से ले लेंगे, महंगा बेच रहा है तो दूसरे से ले लेंगे। तो यही चीज़ है, उदारीकरण में यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। और उदारीकरण की जो प्रवृत्ति है, जैसे क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे व्यापारी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक देश से दूसरे देश पर अपने सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि जब देशों से सामान आता है, हमारे देश से जाता है, तो उनको बहुत ही अच्छे, जो रिलेशन की हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और यही उदारीकरण का एक मेन फोकस होता है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, जो भी व्यापार है उसको मुक्त कर दो, मुक्त व्यापार, इनके फ्री ट्रेड कर दो, कोई भी व्यापारी कहीं भी अपना सामान किसी भी दाम पर बेच सकता है। और यही तो हमारा उदारीकरण है। आया समझ में? जितना सिंपल शब्दों में, जितना सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है ना, उतना ही बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि मेन मुद्दा आपको मेरी वर्डिंग याद करने का नहीं है, आपको समझना है कि मैं आपको बता क्या रही हूँ। समझ में आया कुछ? चलिए, तो मीनिंग तो ऑफ कोर्स हमारा अब कवर हो चुका है। अब हम दूसरी जो चीज करेंगे वो है इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, कि उदारीकरण की वजह से कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। ठीक है, चलिए, पहली जो समस्या है ना, वो है हमारी बेरोजगारी। पता क्या था कि बेरोजगारी में, जैसे मैं भारत की, यहाँ पर भारत की बात करूं, कि वो जो उदारीकरण है उससे भारत में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हमें देखने को मिली। क्या था कि जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि 1990 की बात करते हैं, 1990 में बेरोजगारी की जो दर थी वो सिर्फ 6% थी। फिर वो 9 साल बाद, यानी कि 1999 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 7% हो गई। और आज क्या है कि 36% ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं हैं। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जिसको बेसिक नीड्स बोलते हैं। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीजें हर व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते हैं, उनके पास ये चीज भी नहीं होती है। और उनको आप देख सकते हो झोपड़पट्टियों में। और कुछ लोग मुंबई में, आप न्यूज में, अगर आप न्यूज देखते हो तो वहां पर लोग क्या करते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, सड़कों पर सोते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। और यही, इसी को गरीबी सी रेखा के नीचे लोग जो है वो कहा जाता है। तो बेरोजगारी से यही हुआ। अब क्या आया, धीरे धीरे करके उदारीकरण हमारे भारत में आया। उदारीकरण से क्या था, बड़े बड़े उद्योग आ गए। ठीक है, बड़े बड़े उद्योग आ गए। हमको लगा कि बड़े बड़े उद्योग आने से हमको बहुत ही फायदा मिलेगा, लेकिन इससे नुकसान ही हुआ। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि जब बड़े बड़े उद्योग आ गए तो जो घरेलू उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो घर घर में उद्योग थे, वो सब खत्म हो गए। आपको पता है घरेलू उद्योग क्या होते हैं? घरेलू उद्योग वो काम होता है जो महिलाएं और बच्चे घर में बैठकर ही करते हैं। जैसे टोकरियां बनाने का काम करते हैं, पतंगे बनाने का काम करते हैं, मोमबत्ती बना ली, अगरबत्ती बना ली। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जिनको कारखाना बोलते हैं, तो वो घरेलू कारखाने होते हैं। या फिर यूँ कहें कि हाँ, सिंपल सी बात है कि घरेलू उद्योग होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, बच्चे भी कभी कभी फ्री हो जाते थे तो घर में कोई थोड़ा बहुत काम करवा लेते थे। लेकिन अब क्या था, उदारीकरण की वजह से बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए। और वहां पर क्या था कि महिलाओं को काम पे नहीं जाने दिया जाता था। अब पहले क्या था, घर के सभी लोग काम कर रहे थे घर में बैठकर। अब अचानक से घर के जो घरेलू उद्योग था वो खत्म कर दिए, बड़े बड़े उद्योग में जाने लगे, और वहां पर सिर्फ एक आदमी ही जाता था पूरे घर का। तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी ना। पहले महिलाएं भी काम करती थी, लेकिन अब महिलाओं का काम ही छिन गया।
पुरुष ही बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो यही है, लोगों को लगा कि बड़े बड़े उद्योग तो आगे हैं, उनको फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ उनको फायदा बिल्कुल भी, उनको क्या था, सीधा नुकसान ही हुआ था। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है हमारा कर्मचारी। देखो कर्मचारी को पता क्या किया, काम से हटा दिया। अब काम से क्यों हटाया आप ये भी देखो क्या था कि जब उदारीकरण आया तो बड़े बड़े उद्योग लगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इससे प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि जो कर्मचारी थे उनको धीरे धीरे करके काम से हटाया जाने लगा। और इसकी वजह पता है क्या है, इसकी वजह थी मशीनें, क्योंकि मशीनों ने अब ह्यूमंस के काम की जगह ले ली। एक काम को करने के लिए पहले 10 लोग लगा करते थे, अब एक मशीन आ चुकी है जिसको चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत है। यानी कि एक व्यक्ति को रोजगार मिला, अब 9 को तो मिला ही नहीं, वो तो उनको तो साइड ही कर दिया। तो यही चीज मैं कह रही हूँ ना कि जब उदारीकरण आया, उद्योग आए, तो कर्मचारियों का काम भी छिन गया। पहले से उनके पास काम नहीं था, पहले से उनकी पत्नियां काम नहीं कर पा रही थी, माँ बहन जो भी थी वो भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ इकलौता व्यक्ति काम कर रहा था। अब मशीनें भी उदारीकरण में लेके आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका भी काम छिन गया, मशीनें उनकी जगह पर आने लगी। ठीक है, तो यही चीज हमें देखने को मिलती है कि जरूरी है कि उदारीकरण में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हमें जो है वो दिखाई जाए, सिर्फ फायदे ही नहीं दिखाए जाए। ठीक है, अब देखो विदेशी कर्जा भी हमारे सामने आ गया। अब विदेशी कर्जा जो है वो क्यों आया, क्योंकि पता क्या था कि हमारे भारत की मैं बात करूं तो हमारे भारत की आर्थिक दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो भारत ने क्या किया कि जितने भी उसके दोस्त थे, पड़ोसी देश जो भी उसके दोस्त थे, तो उन सभी से उसने कुछ ना कुछ उधार ले लिया, कर्ज ले लिया। अब भारत में उसको लगा कि लिबरलाइजेशन आ चुका है, हमारा उदारीकरण आ चुका है, तो उनको फायदा मिल जाएगा, पैसे वापस कर देंगे। लेकिन हुआ तो क्या, नुकसान ही हुआ, जिस वजह से सारे पैसे डूब गए। और जितना विदेशों से हमने कर्जा लिया था वो लगातार हमारे सिर पर जो वो बढ़ता ही चला गया। यानी उदारीकरण से हुआ ये सब, हमको लगा कि फायदा होगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो वो है निर्यात में कमी। किसी को पता है निर्यात और आयात क्या होता है? देखिए, निर्यात का मतलब होता है, चलिए, निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से दूसरे किसी देश को कोई सामान बेचना, और आयात का मतलब होता है दूसरे देश से हमारे देश में किसी भी सामान का आना। तो लिबरलाइजेशन से यानी कि उदारीकरण से यह हुआ कि निर्यात में कमी आ गई और आयात में बढ़ोतरी हो गई। कहने का मतलब पता है क्या था कि धीरे धीरे करके क्या था कि लोगों को विदेशी जो चीजें हैं वो बहुत ही पसंद आने लगी उनको। ठीक है, विदेशी चीजें पसंद आने लगी, तो क्या किया भारत ने, विदेशी जो चीजें हैं उनको खरीदना शुरू कर दिया। अब हम जितनी चीजें बाहरले देश से खरीदेंगे उतने हमारे पैसे तो जाएंगे। ठीक है, तो क्या था कि लोगों को बाहर की चीजें पसंद आने लगी, तो हमने और सामान खरीदना शुरू कर दिया, और हमारी जितनी भी मुद्रा थी, जितने भी पैसे थे, वो सारे धीरे धीरे करके लुटते चले गए। क्योंकि अब क्या था, माफ कीजिएगा, क्योंकि क्या था कि अब लोग हमारे देश का जो सामान था उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, और विदेशी भी, उनको भी लगने लगा कि भारत के जो लोग हैं वो तो हमारे सामान को पसंद कर रहे हैं, तो हम उनके सामान को अपने देश में खरीद के क्यों करें। तो उन्होंने भारत से सामान खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत को सामान बेचना शुरू कर दिया। आपने प्रेजेंट टाइम में देखा है मोदी जी क्या कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा ही कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का पता है आपको मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो रीजन है मोदी जी का, जो भी हमारी प्रेजेंट सरकार है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारे ही देश की बनी हुई चीजों को खरीदें, उनको पसंद करें। क्योंकि अगर हम बाहर की चीजें खरीदेंगे तो हमारे पैसे जो है वो चलते जाएंगे, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मोदी जी चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो भारत के जितने भी कारीगर हैं, क्योंकि देखो भारत के लोग अगर बाहर की चीजों को खरीदते रहेंगे तो हमारे इंडिया में भी तो कितने सारे कलाकार हैं, कितने सारे लोग
क्या क्या चीज़ें हैं जो बनाते नहीं हैं। अब भारतीय लोग उनकी चीज़ों को खरीद नहीं रहे हैं तो उनको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जिसमें भारत का ही सामान बना हुआ हो, भारत के लोग ही उसको इस्तेमाल करें, ना अपना सामान बाहर बेचना है, ना भारत का दूसरों का सामान अपने पास जो वो खरीदना, इतना ज़्यादा लेना है। तो इसीलिए यही होता है हमारा, ठीक है। तो उदारीकरण का कम जो नुकसान था वो यही हुआ कि लोगों को बाहर की चीजें पसंद आने लगी और उन्होंने बाहर की चीजें खरीदना शुरू कर दिया। अपने भारत के जो लोग थे जिनसे हमें फायदा मिल सकता था, खरीद सकते थे हम सामान को, उन्होंने वो चीज जो है वो खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है सरकार की आमदनी में कमी आ गई। आई थिंक दिख रहा है, ये वीडियो में नहीं दिख रहा है, एक बार देख लूं। हाँ दिख रहा है। सरकार की आमदनी में भी कमी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो देखो क्या था कि उदारीकरण की वजह से क्या था, सरकार को जो सीमा शुल्क था उसको भी कम करना पड़ा, ताकि हम अपने बजट के हिसाब से जो विदेशी चीजें हैं उनको खरीद सकें। और ऊपर से क्या था कि विदेशी चीजें जो थी बहुत ही महंगी भी थी, और महंगी इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर थी। और बेहतर इसलिए थी क्योंकि विदेशों के पास क्या था, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी, बहुत ही अच्छी मशीनें थी। तो जो भी वो चीज़ें बनाया करते थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती थी। अब जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की होती है वो तो महंगी होती है। तो सरकार ने यही किया कि जो सीमा शुल्क है उसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब इससे नुकसान भारत का ही हुआ, भारतीय सरकार को ही हुआ। इस प्रकार से जो सरकारी आमदनी है, जो हम पूरे देश का बजट एक बनाते हैं, उसमें भी धीरे धीरे करके उदारीकरण की वजह से कमी आने लगी, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो ये पूरे 5 पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पर आपको उदारीकरण की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। ये मुझे पता है कि अब बच्चे निकल लेंगे, मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। जिसका जो सुन सकता है वो सुने जरूर। कि देखो, अगर आपको मटेरियल मेरा पढ़ाना जो भी अच्छा लगा है तो कृपया अब जो है मुझे एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप मुझे दिखाओगे, बताओगे कि हाँ अच्छा लगा है, तो मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, मैं भी और अच्छा बेटर जो है वो चीज़ों को करने की और ज़्यादा कोशिश करूँगी। अगर कोई कमी रह गई है तो, अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, मटेरियल जो भी चीज़ अच्छी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शुरुआत में बता चुकी हूँ कि मैं मेरे चैनल पर आपको किस किस टाइप की एजुकेशन मिलती है, और जो वीडियो है उसको शेयर भी कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी फायदा लें। क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, सामने वाला भी तो हमारी तरह ही हावी होना चाहिए, ठीक है, जो कि जिससे हमको लगे जीतने के बाद कि हाँ हम जीते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारे सामने वाला पहले से कमजोर है, तुमको पहले से आता है, और फिर तुम फर्स्ट आ गए हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कंपटीशन एक अपने बराबरी वाले के साथ कंपटीशन में जीतोगे, फर्स्ट आओगे, तभी ऐसी फीलिंग आएगी। तो कहने का सिंपल से मतलब है कि वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने किसी भी दोस्त के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चे यही करते हैं कि छुपाते हैं मटेरियल, उनके पास में होता है, देते भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दयालु बनोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो देखो चलती रहती है, दोस्त भी तो बनाने हैं। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो जिंदगी भर बंदा याद रखेगा कि हाँ इसने मेरी हेल्प की थी, भले ही एक ही छोटी सी हेल्प क्यों ना की हो। मतलब आपको दोस्त भी बनाने हैं और अपने साथ अपनी जिंदगी भी चलानी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा करना है, सबका अच्छा ही हो, ठीक है। तो चलिए फिर अलविदा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।